Hi guys, welcome to Anushala by Anushri. From today onwards, we are going to start with Civics Class 8th and the chapter Marginalization. Marginalization अगर आप पुरानी एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं तो दो अलग अलग चैप्टर्स में समझाया गया है. फर्स्ट वन इज अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन एंड द सेकंड वन इज कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन. मतलब सबसे पहले तो आप समझिए कि आइडिया ऑफ मार्जिनलाइजेशन है क्या. फिर उसके बाद अगले चैप्टर में ये बताया गया कि मार्जिनलाइजेशन जो एक प्रॉब्लम बन गया है उसको कन्फ्रंट कैसे कर सकते हैं. ठीक है, या आपकी गवर्नमेंट, आपका कॉन्स्टिट्यूशन उसको कन्फ्रंट करने के लिए कौन कौन से तरीके बताता है. राइट, न्यू एनसीईआरटी में दोनों चैप्टर को मर्ज करके दिया है. ज़्यादा फर्क नहीं है क्योंकि कंटेक्स्ट सेम है. ठीक है, जो भी कंसेप्ट है वो आपको पूरा पढ़ना ही पड़ेगा. डन, चलो. सो लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन. वन मोर थिंग, ये जो चैप्टर है अगर आप लेक्चर से पढ़ रहे हैं नाइस, अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो आप बेटर होगा कि इससे पहले हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 पढ़ लें. ठीक है, दैट वाज अबाउट ट्राइबल्स एंड दिकूज. ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो आप आदिवासी की कंडीशन देखेंगे उस चैप्टर को पढ़ने के बाद ये चैप्टर समझना थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, क्योंकि दोनों में कंटेक्स्ट सेम बताया गया है. वहाँ पर हमने उस ट्राइबल पीपल की लाइफ को हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा था और यहाँ हम उसको एक पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने वाले हैं. राइट, चलो तो बिना देर के लिए स्टार्ट करेंगे अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन. सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि मार्जिनलाइजेशन होता क्या है. ठीक है, ये जिस कंसेप्ट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं इसका मीनिंग क्या है. मार्जिनलाइजेशन का मतलब होता है कि जब आप किसी भी चीज़ का सेंटर ना हो. ठीक है, अब किसी भी चीज़ का सेंटर होने का मतलब आज कल या परसों की बात नहीं कर रहे हैं, या एक पर्टिकुलर इंसिडेंट या इवेंट की बात नहीं कर रहे. हम बात कर रहे हैं कि बहुत लंबे समय के लिए कोई एक पर्सन या फिर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी साइडलाइन हो जाती है पूरी तरीके से, मेन स्ट्रीम सोसाइटी से बहुत ही ज़्यादा अलग हो जाती है, एक्सक्लूड हो जाती है बिकॉज ऑफ सर्टेन डिफरेंसेस. राइट, अब वो डिफरेंसेस या तो लैंग्वेज के बेसिस पर हो सकता है कि भाई किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की लैंग्वेज जो है वो बहुत ही डिफरेंट है. ठीक है, तो वो उस एरिया में बोले जाने वाली बाकी कम्युनिटी से, मतलब उस एरिया में बोले जाने वाली जो लैंग्वेजेस हैं उनसे थोड़ा सा मार्जिनलाइज हो जाएंगे. राइट, जैसे अगर आप बहुत सिंपल से एग्जांपल देखें, अगर आप क्लास में बैठते हैं और कोई एक ऐसा बच्चा आया है जो कोई डिफरेंट लैंग्वेज बोलता है, आप सारे लोग हिंदी बोलते हैं, वो उड़िया बोलता है. ठीक है, तो वो आपसे कहीं ना कहीं डिफरेंट है, लेकिन ये डिफरेंट जब तक एक कल्चरल डिफरेंस है तब तक सही है. लेकिन अगर आप उसको हर चीज़ में एक्सक्लूड कर रहे हैं या टीचर्स भी उसको इंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि उस बच्चे के साथ मार्जिनलाइजेशन हो रहा है, और यू कैन से दैट ही और शी इज मार्जिनलाइज्ड बाय द सोसाइटी. फाइन, मतलब एक तरीके से एक्सक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस. डिफरेंसेस कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, रिलीजन, कल्चर, कास्ट, राइट, और इवन द प्लेस फ्रॉम वेयर द पर्सन और द कम्युनिटी इज बिलोंगिंग टू. राइट, अब हम मार्जिनलाइज जिस भी व्यक्ति को कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है कि आप उसको कहीं ना कहीं इक्वालिटी डिनाई कर रहे हो. क्या डिनाई कर रहे हो? इक्वालिटी. ठीक है, मतलब समानता. ठीक है, अब वो जो पर्सन है या जो पर्टिकुलर एक कम्युनिटी है, जब उसको बाकी सोसाइटी जैसे या बाकी के सिटीजन्स जैसे प्रॉपर राइट्स नहीं मिल पा रहे हैं, फ्रीडम नहीं मिल पा रहा है, या वो उनके साथ ग्रो नहीं कर पा रहा है, राइट, उसका सोशियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, तो वो बहुत ही ज़्यादा पिछड़ जाता है बाकी सोसाइटी से. ठीक है, इसी कंसेप्ट को हमने बोला है मार्जिनलाइजेशन. ठीक है, अब मार्जिनलाइजेशन एक पॉलिटिकल टॉपिक क्यों है? पॉलिटिकल टॉपिक इसलिए है क्योंकि भले ही वो हिस्ट्री के कारण हुआ हो या ज्योग्राफी के कारण हुआ हो, और इवन अगर वो इकोनॉमी के कारण हुआ हो, जिस भी कम्युनिटी या जिस भी पर्सन को मार्जिनलाइज किया जाता है उसकी पॉलिटिकल लाइफ सबसे ज़्यादा अफेक्ट होती है. क्यों? क्योंकि हम उसको इक्वल राइट्स नहीं दे पाएंगे. ठीक है, अब मार्जिनलाइजेशन में यहाँ पे सबसे पहले आता है नाम किसका? आदिवासी इसका. राइट, मार्जिनलाइजेशन में या मार्जिनलाइज कम्युनिटी के बारे में जब भी आप सोचेंगे तो आपको सबसे पहले आदिवासी ग्रुप याद आएगा. अब आदिवासी ग्रुप होता क्या है? आदिवासी का मतलब है, अगर हम लिटरल मीनिंग देखें आदिवासी का, तो इट इज़ ओरिजिनल इनहेबिटेंट. ओरिजिनल इनहेबिटेंट मतलब किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पर रहने वाले जो ओरिजिनल पीपल हैं, मतलब वो जगह वाकई जिनको बिलोंग करती है, उनको कहा गया है आदिवासी.
राइट। अब ये आदिवासी वर्ड आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा है, राइट। ये कहाँ से आया है आदिवासी वर्ड? जो हमारे इंडिया में कुछ ऐसे सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं, कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो ओरिजिनली जहाँ पर रहती थी आज भी वहीं पर रह रही हैं या उसी ही सराउंडिंग एरिया में रह रही हैं, आप उनको कह रहे हैं आदिवासी, ठीक है। और बाकी लोग जो समय के साथ ग्रो कर पा रहे हैं, डेवलप कर पा रहे हैं, जिनके पास एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं एक गैप को इंक्रीज कर दे रहा है मार्जिनलाइज कम्युनिटी के बीच में और एक जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी है उसके बीच में। ये गैप जितना ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा उतनी ज़्यादा इनइक्वालिटी, उतना ज़्यादा डिफरेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में, राइट। अब देखो, जो आदिवासीज़ हैं इनको हम बोल रहे हैं ओरिजिनल इनहैबिटेंट, मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेस के जो ओरिजिनली रहने वाले लोग हैं वहाँ पर, उनको आपने कहा है आदिवासीज़। जनरली आदिवासीज़ कहाँ रहेंगे? फॉरेस्ट एरिया में, दूसरे एरियाज़ में भी रहेंगे, लेकिन प्राइमरीली हम क्या बोलते हैं कि आदिवासीज़ कहाँ रहते होंगे? फॉरेस्ट एरियाज़ में, ठीक है। कुछ माउंटेन एरिया में भी पाए जाते हैं, कुछ आपके जो मेन सोसाइटी है, मेन जो आपका रिसाइडिंग एरिया है उससे काफ़ी दूर किसी एक सेपरेटेड एरिया में भी आपको देखने के लिए मिलते हैं, राइट। अब देखो, आदिवासी कम्युनिटी को समझने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा डिटेल में। फर्स्ट ऑफ ऑल, अब जो व्यक्ति जंगल में रह रहा है, ठीक है, तो आप अपनी लाइफ और उसकी लाइफ को कंपेयर नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसकी सारी जो डेली नीड्स पूरी हो रही हैं वो कहाँ से पूरी हो रही है? फॉरेस्ट से पूरी हो रही है। सारे रिसोर्सेज उसको कहाँ मिल रहे हैं? फॉरेस्ट में। इवन अगर वो कुछ काम भी करना चाह रहा है तो उसको कहाँ से मिल रहा है? फॉरेस्ट से, ठीक है। लेकिन हम जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी में रहते हैं, हमारे पास हमारे एजुकेशन के लिए सेपरेट रिसोर्सेज हैं, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के लिए सेपरेट रिसोर्सेज हैं, और हम डेवलप काफ़ी फास्ट कर पाते हैं। लेकिन इनका डेवलपमेंट फास्ट क्यों नहीं है? बिकॉज ऑफ द limited area in which they are living and the limited zone which the society has created, right? देखो, अब यहाँ से चलते हैं हम किस में? हिस्ट्री में। क्यों? मैंने आपको चैप्टर, ये लेक्चर शुरू करने से पहले बताया था कि चैप्टर नंबर 4 ऑफ हिस्ट्री विच वॉज अबाउट द ट्राइबल पीपल, उससे हम इसको रिलेट करके पढ़ेंगे तो हमारे लिए आसान होगा, ठीक है। उस चैप्टर में अगर आपको ध्यान है तो हमने ट्राइबल पीपल की कंडीशंस के बारे में पढ़ा था कि ट्राइबल पीपल मेजरली 4 इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे, ठीक है। मतलब 4 तरीके की चीज़ें वो कर रहे थे जिससे वो अपनी लाइवलीहुड को अर्न कर पा रहे थे। हंटिंग गैदरिंग, ठीक है, सम वर डूइंग शिफ्टिंग कल्टिवेशन, सम वर हर्डर्स एंड सम वर डूइंग सेटल्ड एग्रीकल्चर। जब ब्रिटिश रूल आने से पहले इंडिया में ट्राइबल पीपल अपने अपने एरियाज़ में सर्वाइव कर रहे थे, ठीक है। दैट पीरियड वॉज गुड इनफ फॉर देम। क्यों? क्योंकि उस पीरियड की अगर आप बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट भी एकदम से इंडिया में नहीं आया था, धीरे धीरे करके आया जैसे जैसे ब्रिटिश रूल बढ़ते चला गया। लेकिन ट्राइबल पीपल ब्रिटिशर्स के आने से पहले अपनी लाइफ ठीक ठाक तरीके से सर्वाइव कर रहे थे, ठीक है। उनको जो रिसोर्सेज चाहिए, जो खाना पीने की उनकी नीड थी, वो फॉरेस्ट पूरा कर देता था। जो थोड़ा बहुत उनको काम करना होता था तो फॉरेस्ट में मिलने वाले रिसोर्सेज जैसे लकड़ी है या ड्राई लीव्स हैं, एनिमल को हर्डिंग करके या एनिमल प्रोडक्ट्स को यूज़ करके उनका सर्वाइवल बढ़िया से चल रहा था। इवन बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन द ट्राइबल रीजन, क्या हो रहा था? ट्राइबल पीपल जो थे, दे वर एक्चुअली सीन एज पावरफुल कम्युनिटी। इनको कैसा माना जाता था? काफ़ी पावरफुल कम्युनिटी माना जाता था इंडिया में। रीज़न बिहाइंड दैट वाज कि ट्राइबल पीपल का सारा काम चल रहा था फॉरेस्ट से, और ये जिस एरिया में रह रहे थे, जिस फॉरेस्ट में ये रहते थे, उसकी ओनरशिप भी पूरी तरीके से किसके पास थी? ट्राइबल पीपल के पास, राइट। मतलब उस फॉरेस्ट एरिया में कोई दूसरा जाएगा नहीं, जाएगा तो उसको ट्राइबल पीपल से डील करना पड़ेगा, ठीक है। लोग ट्राइबल पीपल से डरते थे, फाइन। लेकिन आफ्टर दी एडवेंट ऑफ ब्रिटिशर्स, धीरे धीरे करके ब्रिटिशर्स ने क्या किया? हंटिंग गैदरिंग बंद करा दी, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर बंद करा दिया, फॉरेस्ट को रिजर्व कर लिया, मतलब इनके ही घर से इनको निकाल दिया। जिस चीज़ के कारण या जिस रिसोर्स के कारण ट्राइबल पीपल के पास पावर थी, जिनको एक पावरफुल कम्युनिटी बोला जाता था, वो फॉरेस्ट ही उनसे छीन लिया गया बाय दी ब्रिटिशर्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने बोला कि हम क्या करेंगे? फॉरेस्ट को रिजर्व बनाएंगे, यहाँ के रिसोर्सेज कोई हमसे बिना पूछे नहीं ले जा सकता। कोई भी फ्रूट्स या लीव्स या ट्रीज़, किसी भी तरीके का कोई भी रिसोर्स आप गैदर नहीं कर पाएंगे कहाँ से? फॉरेस्ट से, ठीक है। आप अपने जानवरों को वहाँ चराने नहीं ले जा सकते, वहाँ की लकड़ी को यूज़ नहीं कर सकते,
राइट। जबकि ब्रिटिशर्स के आने से पहले क्या होता है कि अगर किसी भी बाहरी बिजनेसमैन को लकड़ी चाहिए है या फ्रूट्स चाहिए या कोई भी चीज़ चाहिए फॉरेस्ट से, सो दे हैव टू कॉन्टैक्ट विद दी ट्राइबल पीपल, ताकि इन लोगों से एक कॉन्टैक्ट बनाकर वो क्या कर सके, रिसोर्सेज को ले सके। सो समहाउ दे वर ऑल्सो अर्निंग समथिंग। लेकिन अब फॉरेस्ट ही इनसे छीन लिया, दूसरा कोई काम इनको आ नहीं रहा था, ठीक है, या बनता नहीं था। क्यों? क्योंकि अभी मेन स्ट्रीम सोसाइटी में कभी गए ही नहीं, राइट। लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद और फॉरेस्ट को कैप्चर करने के बाद ट्राइबल पीपल को मेन स्ट्रीम सोसाइटी में घुसना पड़ा, ठीक है। मतलब अभी तक ट्राइबल पीपल अपने फॉरेस्ट में काम चला रहे थे, बढ़िया चल रहा था। लेकिन अब जब उनको समझ में आया कि यार फॉरेस्ट से हमको ही निकाल दिया है, तो कुछ लोग विलेजेस में गए आसपास के, कुछ लोग शहरों में माइग्रेट हो गए। जिससे क्या हुआ, उनको समझ में आया कि अब हमारे पास फॉरेस्ट जैसे कोई भी रिसोर्स नहीं है जिसकी मदद से हम जिस चीज़ को बेचकर हम क्या कर सकें, कुछ कमा सकें। अब हमें मेन स्ट्रीम सोसाइटी में लोगों से डील करना पड़ेगा और कुछ ना कुछ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देखनी पड़ेगी, राइट। तो कुछ ट्राइबल पीपल जो थे वो कहाँ चले गए, प्लांटेशन वर्कर बन गए। कुछ ट्राइबल पीपल जो थे वो कंस्ट्रक्शन वर्कर बन गए। इस तरीके से अलग अलग काम कर कर क्या किया, ट्राइबल पीपल ने अपना सर्वाइवल चलाने की कोशिश की। और इसी सर्वाइवल चलाने की कोशिश में जब वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी के लोगों से डील करते हैं तो कहीं ना कहीं वो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी बन के रह जाते हैं। तो अभी हमने देखा कि मार्जिनलाइजेशन जब ट्राइबल पीपल का होता है तो फॉरेस्ट से शुरू होता है, लेकिन जब वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी में आते हैं, प्लांटेशन वर्कर की तरह, कंस्ट्रक्शन वर्कर की तरह, या छोटे मोटे एनिमल डोमेस्टिकेशन या फिर किसी भी छोटी दुकान पर काम करना, इस तरीके के काम जब ट्राइबल पीपल करने के लिए सोसाइटी के बीच में आते हैं तो उनको एक एक्सक्लूडेड कम्युनिटी की तरह ट्रीट किया जाता है, ठीक है। उनको इस लायक नहीं माना जाता कि वो काम कर पाएंगे। उनको बोला जाता है कि ये बहुत पिछड़े लोग हैं, राइट, जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी के साथ compete करने के लिए केपेबल नहीं है। तो फॉरेस्ट से मार्जिनलाइजेशन जो चालू होता है बाय द ब्रिटिशर्स, वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी में आकर इंडियंस खुद उस चीज़ को चालू कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आदिवासी को मार्जिनलाइज किस तरीके से रखा गया। और आदिवासी से यहाँ पर आएगा अब आपका SC और ST, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर हमने देख लिया है ये वाला 4th वाला टॉपिक, आदिवासीज एंड डेवलपमेंट। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स माइट गेट कन्फ्यूज्ड इन दिस टॉपिक, आदिवासीज एंड डेवलपमेंट। आदिवासी लोग और जो उस समय डेवलपमेंट हो रहा था, हम उसको एक कंपैरिजन की तरह पढ़ रहे हैं कि डेवलपमेंट हो रहा था, लेकिन आदिवासीज के साथ उस डेवलपमेंट के कारण क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, राइट। आदिवासीज का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। चलो, अब हम देखते हैं 3rd टॉपिक, आदिवासीज एंड स्टीरियोटाइपिंग। स्टीरियोटाइप का मतलब होता क्या है? स्टीरियोटाइप्स का मतलब कि कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स जो इतने लंबे समय से चले आ रहे हैं कि अब वो बिलीव्स बन चुके हैं। और कैसे बिलीव्स बने कि जिन पर हम कोई भी लॉजिक लगाने के लिए तैयार नहीं है। मतलब आपको खुद नहीं पता कि आपकी थिंकिंग उस तरीके से काम करती है, लेकिन वो करती है, ठीक है। आदिवासी के साथ स्टीरियोटाइप्स कैसे होते हैं? आप जानबूझ के कोशिश नहीं कर रहे हैं कि जब आप अपने दिमाग में आदिवासी सोचें तो आप उनको एनिमल स्किन पहने हुए देखें, या आप उनको ऐसे देखें कि उनके सर पे हेडगियर लगा हुआ है, वो नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उनका हमारे जैसे कोई काम नहीं है, ठीक है। मोस्ट ऑफ अस आज भी हम जब आदिवासीज के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक इमेज आती है। ये जो हमारे दिमाग में इमेज आ रही है, दिस इज़ ओनली स्टीरियोटाइप, ठीक है। ये एक तरीके का क्या है, स्टीरियोटाइप हमारे दिमाग में बना दिया गया है बाय दी सोसाइटी। क्यों? क्योंकि जब भी हमने कहानियाँ सुनी है, जब भी हमने मूवीज़ में देखा है, हमने न्यूज़पेपर्स में देखा है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जब भी आदिवासी की कोई बात आती है, हम उनको डिपिक्ट इस तरीके से कर देते हैं, हम पिक्चराइज कर देते हैं उनको इस तरीके से कि वो हमारे जैसे नहीं होंगे, वो हमसे अलग होंगे। और जहाँ पर सोसाइटी के बीच में ये बात आ जाती है कि कोई भी पर्टिकुलर कम्युनिटी हमारी तरह नहीं है, हमसे अलग है, किसी भी टर्म्स में अलग हो, उसका कल्चर अलग हो सकता है, रिलीजन अलग हो सकता है, लैंग्वेज अलग हो सकती है, वो हमसे अलग दिख सकता है, हमसे अलग काम कर सकता है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर हमने क्या कर दिया है, हमारे दिमाग में ही एक मार्जिनलाइजेशन क्रिएट कर दिया है, राइट। किसके साथ? आदिवासीज के साथ। अभी ये स्टीरियोटाइप्स आया कहाँ से? ये स्टीरियोटाइप आया जो लोग इमीडिएटली आदिवासीज से कांटेक्ट में आए, ठीक है। जब जिस समय पर ब्रिटिशर्स ने उनको फॉरेस्ट से निकाला और उनके फॉरेस्ट को, उनके एरिया को कैप्चर करना चालू कर दिया, रिस्ट्रिक्ट करना चालू कर दिया आदिवासीज की एंट्री के लिए, तो ये आदिवासीज आए आपकी मेन स्ट्रीम सोसाइटी में, राइट। अब इससे पहले जो लोग आदिवासी को कभी मिले थे या कभी उनको देखा था, उनकी इमेज इस तरीके से बनी थी जैसा अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। लेकिन
ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे लोग उस आदिवासी कम्युनिटी से निकल कर जब मेन स्ट्रीम सोसाइटी में आए तो वो हमारी तरह बन गए। ठीक है, आज भी हो सकता है कि आपकी कम्युनिटी में आपके आसपास कोई एक ट्राइबल पर्सन रह रहा हो, लेकिन वो उस तरीके से नहीं रहता जैसे आपके दिमाग में स्टीरियोटाइप है ना। वो आपकी मेरी तरह रहता है, नॉर्मल हमारे जैसे कपड़े पहनता है, हमारे जैसे खाना खाता है, सब कुछ हमारे जैसे कर रहा है। स्टिल वो मार्जिनलाइज कहाँ पर हो गया? क्योंकि अब आप उसको एक ST बोलने लगे। ठीक है, और जहाँ पर भी आप देखेंगे सोसाइटी में हम SC ST की बात करते हैं, इनको आगे लाया ही क्यों गया, इनको रिजर्वेशन वगैरह क्यों दिया जा रहा है? बिकॉज दे वर मार्जिनलाइज्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बाय द मेन स्ट्रीम सोसाइटी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं आदिवासी को लेकर जो हमारे स्टीरियोटाइप्स बने हैं वो हमारे लिए कुछ अलग नज़रिया है, उनके लिए तो नॉर्मल है। ठीक है, नॉर्मल किस तरीके से है? जैसे इन टर्म्स ऑफ रिलीजन अगर हम बात करते हैं, राइट, हमारे रिलीजन में या जनरली जो भी रिलीजन्स हैं उनमें कहीं ना कहीं कास्ट सिस्टम है। ठीक है, एक हायरार्की बन रही है। ट्राइबल पीपल में ये हायरार्की नहीं है, वहाँ पर जो ग्रुप है वो सबको इक्वल मान रहा है, और अगर उनका कोई लीडर भी है तो वो सिर्फ उन सारे लोगों में सुप्रीम नहीं है। वो क्या कर रहा है? उन सारे लोगों को लीड करने का काम कर रहा है, इसलिए वो उसको लीडर बोल रहे हैं। अदरवाइज वहाँ पर ऐसी कोई हायरार्की देखने नहीं मिलती, कोई जाति या कोई वर्णा सिस्टम जैसा आपको रूल देखने के लिए नहीं मिलता है। ठीक है, हम अपने डीटीज़ की पूजा करते हैं, उनके डीटीज़ जनरली कैसे होते हैं? नेचर से जुड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि वो फॉरेस्ट एरियाज़ में रहे। ठीक है, हमेशा से वो नेचर के बहुत ज़्यादा पास रहे हैं, तो उनका रिलीजन जो है या उनका कल्चर जो है, उन सारी चीज़ों में फॉरेस्ट का और जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस माना जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि वो किसी पेड़ की पूजा करते हो सकता है कि वो नेचुरल स्पिरिट्स की पूजा करते हो। ठीक है, तो इस तरीके से वो कहीं ना कहीं कल्चरली और रिलीजियसली हमसे अलग हैं, लेकिन अलग होना उनको इनइक्वल नहीं बनाता कहीं से। ठीक है, या उनको हमसे इन्फीरियर नहीं बनाता। ये चीज़ हमारी सोसाइटी समझने के लिए तैयार नहीं थी। दैट इज़ वाई इतना ज़्यादा मार्जिनलाइजेशन हुआ कि कई सालों तक, इंडिपेंडेंस के भी बहुत सालों तक ब्रिटिशर्स गए, उसके बाद भी हम उनको इक्वालिटी नहीं दे पाए, राइट। और उनको इक्वल पेस पर लाने के लिए रिजर्वेशन जैसी पॉलिसीज़ का यूज़ करना पड़ा। ठीक है, अब अगर आप प्रेजेंट डे देखना चाहते हैं कि ट्राइबल पीपल कहाँ रहते हैं, ठीक है, तो इंडिया में अराउंड 500 से भी ज़्यादा ट्राइब्स हैं। ठीक है, जो इंडिया के अलग अलग एरियाज़ में क्या है, स्प्रेडेड है, राइट। बहुत सारी ट्राइब्स जो आपका नॉर्थ ईस्ट है, मतलब जिनको आप 7 सिस्टर्स बोलते हैं, जो हमारे 7 स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ पर रहती हैं। ठीक है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको ट्राइबल कल्चर देखने को मिल जाएगा, और वेरिएशन भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो जो 7 स्टेट्स हैं वो आपकी इंडिया से थोड़े से सेपरेटेड हैं। ठीक है, रीजन अलग हो जाता है वहाँ का, और वहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत है इन टर्म्स ऑफ ट्राइब, इन टर्म्स ऑफ रिलीजन एंड कल्चर। ठीक है, अब अगर आप मेन स्ट्रीम इंडिया को देखने की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको ज़्यादातर ट्राइब्स मिल जाएंगी आपका जो सेंट्रल इंडिया है, मतलब जो आपका MP रीजन है, छत्तीसगढ़ रीजन है, झारखंड, उड़ीसा, ठीक है, सम पार्ट्स ऑफ बिहार ऑल्सो, आंध्र प्रदेश, ये सारे एरिया में आपको क्या देखने को मिलेगी, ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा। ठीक है, डजेंट मीन्स कि इनके अलावा जो बाकी स्टेट्स हैं वहाँ पर ट्राइब्स देखने नहीं मिलेंगी, पर कंपैरेटिवली ट्राइबल पॉपुलेशन कम रहेगी। और ये जो सेंट्रल इंडिया वाला हिस्सा है और जो नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा है, यहाँ पर आपको ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन देखने को मिल जाएगी। ठीक है, बट क्या इसका मतलब ये है कि जो सेंट्रल इंडिया में या नॉर्थ ईस्ट में आप ट्राइबल पीपल को देख रहे हैं वो मुझसे या आपसे अलग है? नहीं, वो हमारे जैसे ही है, राइट। ऑल्दो अभी भी बहुत सारी ट्राइब्स ऐसी हैं जो प्रिमिटिव तरीके से काम कर रही हैं और फॉरेस्ट में सर्वाइव कर रही हैं। ठीक है, लेकिन ट्राइबल पॉपुलेशन का भी एक बड़ा हिस्सा मेन स्ट्रीम सोसाइटी से जुड़ गया है। स्टिल उसको इक्वालिटी नहीं मिल पा रही है, तभी हम यहाँ पर कौन सा टॉपिक पढ़ने पर मजबूर हैं, मार्जिनलाइजेशन। ठीक है, अगर ट्राइबल पीपल को हमारी मेन स्ट्रीम सोसाइटी में इक्वालिटी मिलती, या हम उनको इंक्लूडेड रखते, है ना, उनको एक्सक्लूड नहीं करते अपनी सोसाइटी से, तो आपके सिलेबस में मार्जिनलाइजेशन जैसा टॉपिक नहीं होता। फाइन, चलो, तो ये हमने देखा आदिवासीज एंड स्टीरियोटाइपिंग। स्टीरियोटाइपिंग से प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होती है? प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट होती है कि जब हम उन लोगों को अपने दिमाग में अलग पिक्चराइज करते हैं या अलग समझते हैं, तो हम उनसे ट्रीटमेंट, हम जो उनको ट्रीट कर रहे हैं वो भी हम गलत करते हैं। ठीक है, या हम डिफरेंट करते हैं। ठीक है, हम कोशिश करते हैं कि भाई इन लोगों से ज़्यादा कांटेक्ट ना बनाया जाए। ठीक है, एक डिस्टेंस मेंटेन किया जाए। हो सकता है कि बहुत सारे ट्राइबल पीपल्स को जॉब्स लेने में परेशानी होती हो, एजुकेशन लेने में परेशानी होती होगी। ठीक है, कारण क्या है? स्टीरियोटाइपिंग, जो हमारे दिमाग में,
ज़रूरी तो नहीं ना कि जैसा पिक्चराइजेशन हमने दिमाग में किया है वैसे ही लोग हों वो, ठीक है। वो भी समय के साथ ग्रो तो हुए हैं अल्टीमेटली, हो सकता है आपसे पीछे हैं लेकिन ग्रोथ तो उनकी भी हुई है, ठीक है। और पीछे भी क्यों है? बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट, हम उनको इक्वालिटी नहीं दे पाए, राइट। चलो अब पढ़ते हैं लास्ट टॉपिक, माइनॉरिटीज़ एंड मार्जिनलाइजेशन। चैप्टर को थोड़ा सा शॉर्ट में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बेसिक समझने वाले आपके सारे कंसेप्ट ही हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने का काम इसलिए भी नहीं है क्योंकि सिविक्स में आपसे अगर क्वेश्चन पूछता भी है तो कंसेप्ट पर ही पूछता है, आपकी जो केस स्टडीज़ होती हैं उन पर क्वेश्चंस नहीं पूछता। अगर आपको और डिटेल में इसके बारे में जानना है तो एक लेक्चर ऑलरेडी अपलोड नहीं हुआ है, होने वाला है, ठीक है। इन दी अपकमिंग पीरियड मैं एक लेक्चर अपलोड करूँगी जिसमें सिविक्स को कैसे पढ़ना है, ठीक है, उसके बारे में मैंने कुछ स्ट्रेटेजीज़ को शेयर किया है, राइट। ज़्यादा टाइम लगेगा, जल्दी अपलोड हो जाएगा, फाइन। चलो लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, माइनॉरिटीज़ एंड मार्जिनलाइजेशन। अभी मार्जिनलाइजेशन तो देखा हमने, माइनॉरिटी क्या होता है? माइनॉरिटी मतलब आपकी जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी है, ठीक है, उसमें कुछ पॉपुलेशन ऐसी है जो ज़्यादा नंबर्स में है एज़ कम्पेयर टू अदर कम्युनिटी, ठीक है। तो जो कम नंबर में लोग हैं उनको हम माइनॉरिटीज़ बोलते हैं और जो ज़्यादा नंबर में लोग हैं उनको हम मेजॉरिटी बोलते हैं, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे तो हम कह रहे हैं कि सारे लोग अलग हैं, इतने सारे रिलीजन है, तो कौन सा माइनॉरिटी है कौन सा मेजॉरिटी है, ठीक है। जैसे अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में मेजॉरिटी कौन से लोग क्रिएट करते हैं? हिंदू, ठीक है। अगर हम रिलीजियस माइनॉरिटी की बात करें, माइनॉरिटी दो टाइप की होती है, एक होगी आपकी रिलीजियस और एक होगी आपकी लिंग्विस्टिक। इट मीन्स विच इज रिलेटेड टू लैंग्वेज। देखो अब माइनॉरिटी का कंसेप्ट समझने की कोशिश करो। अगर मैं आपसे कह रही हूं कि ये एक पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, और इस एरिया में इतने हिस्से में, इस पूरे हिस्से में रहते हैं हिंदूज, राइट। इस हिस्से में रहेंगे मुस्लिम्स और इस हिस्से में रहेंगे सिख और बाकी हिस्से में रह रहे हैं क्रिश्चियंस, राइट। तो यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो आप ज़्यादातर एरिया में जो पॉपुलेशन देख रहे हैं ये हिंदू पॉपुलेशन है। तो इस पर्टिकुलर एरिया में रिलीजियस मेजॉरिटी कौन सी है? हिंदू। और ये जो बाकी की 3 अदर रिलीजन्स है जो कम नंबर्स में है, जिनके लोगों की पॉपुलेशन कम है, हम इनको कहेंगे माइनॉरिटी, राइट। तो यहाँ पर अगर आप रिलीजियस माइनॉरिटी की बात करते हैं तो मुस्लिम, सिख एंड क्रिश्चियंस तीनों रिलीजियस माइनॉरिटीज़ यहाँ पर कहलाएंगी, राइट। सेम अगर मैं यहीं पर आपको लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी समझाने की कोशिश करूँ तो इस पूरे एरिया में अगर हिंदी स्पीकिंग लोग ज़्यादा हैं, मतलब ज़्यादातर लोग हिंदी बोलते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर कुछ लोग बोलते हैं, मान लेते हैं उर्दू, कुछ लोग यहाँ पर बोल रहे हैं बंगाली और बाकी कुछ लोग यहाँ पर बोल रहे हैं इंग्लिश, राइट। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन आपको किसकी दिख रही है? हिंदी स्पीकिंग पीपल की। तो इस एरिया में हिंदी स्पीकिंग पीपल होंगे लिंग्विस्टिक मेजॉरिटी, या सिंपली आप उनको मेजॉरिटी भी कह सकते हैं। लेकिन लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ यहाँ पर कौन कौन सी होंगी? उर्दू स्पीकिंग माइनॉरिटी या उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी, बंगाली स्पीकिंग कम्युनिटी एंड इंग्लिश स्पीकिंग कम्युनिटी, ठीक है। तो जिन लोगों की संख्या कम है, जिन रिलीजियस की या लिंग्विस्टिक ग्रुप्स की संख्या कम है, उसको आप कहते हैं माइनॉरिटी, और जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है आप उसको कहेंगे मेजॉरिटी, राइट। अब देखो यहाँ पर माइनॉरिटी और मेजॉरिटी क्यों पॉलिटिकली एक बड़ा कंसेप्ट है? क्योंकि हम एक कैसी कंट्री में रहते हैं? डेमोक्रेटिक। और डेमोक्रेटिक कंट्री में तो हमको पता है कि भाई किसका डिसीजन माना जाता है? मेजॉरिटी का। किसका डिसीजन माना जाता है? मेजॉरिटी, ठीक है। मेजॉरिटी लोग जिसको वोट करेंगे या मेजॉरिटी सीट्स जिस पार्टी को मिलेंगी वही बनाएगी गवर्नमेंट। ऐसी कंट्री में जहाँ पर मेजॉरिटी को बहुत इंपॉर्टेंस है, मेजॉरिटी को लेकर डिसीजंस बनते हैं, वहाँ पर अगर आप एक माइनॉरिटी कम्युनिटी में रहते हैं, ठीक है, चाहे वो रिलीजियस हो या वो लिंग्विस्टिक हो, आपको कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी रहेगी कि मेजॉरिटी कहीं हमको सप्रेस ना करे, ठीक है, या फिर मेजॉरिटी जो है वो हमको साइडलाइन ना कर दे, हमको मार्जिनलाइज ना कर दे। और ये चीज़ें वाकई आपकी सोसाइटी में होती हैं, फाइन। जैसे अगर मान लो डिसीजन लेना था मेजॉरिटी से और हिंदी स्पीकिंग जो लोग यहाँ पर थे, हिंदी स्पीकिंग कम्युनिटी जो थी, उसने ले लिया डिसीजन, ठीक है। चलो सिंपल एग्जांपल लेंगे, मान लेते हैं कि ये एक पर्टिकुलर एरिया था, ठीक है। यहाँ पर यहाँ की गवर्नमेंट को एक डिसीजन लेना था कि जितने भी हम न्यूज़पेपर प्रिंट कराते हैं,
ठीक है, जितने भी न्यूज़पेपर्स हमारे यहाँ आते हैं वो सबके सब कौन सी लैंग्वेज में आएंगे। ठीक, तो इन्होंने मान लो वोटिंग कराई, वोटिंग कराने के बाद क्या आया कि अब देखो वोटिंग कुछ भी हो, जो जिस डिसीजन के फेवर में हिंदी स्पीकिंग पीपल वोट करेंगे वही तो माना जाएगा ना। क्यों? क्योंकि ये लोग अगर सारे भी वोट कर दे तो भी तो नंबर में इनसे कम ही है ना। तो मतलब सीधा सीधा ये है कि जीतेगा कौन? जिसका सपोर्ट हिंदी स्पीकिंग पीपल कर देंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो अपेरेंटली कोई भी राइट आप किसको नहीं दे रहे हैं? माइनॉरिटीज़। ठीक है, तो इसलिए ज़रूरी है कि किसी भी जगह पर जहाँ पर डाइवर्सिटी है इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड लैंग्वेज, वहाँ पर माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक है, उनको मार्जिनलाइज होने से बचाया जा सके। ठीक है, माइनॉरिटी के लिए माइनॉरिटी को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? गवर्नमेंट कुछ ऐसे लॉज बना सकती है जिसमें माइनॉरिटी लोगों के पास कुछ अधिकार हो। ठीक है, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपकी कंट्री का वो माइनॉरिटीज़ को क्या प्रोवाइड करा सकता है? राइट्स। ठीक है, 9th स्टैंडर्ड में आप पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। वहाँ पर आप देखेंगे कि स्पेसिफिकली आपका कॉन्स्टिट्यूशन कुछ राइट्स, फंडामेंटल राइट्स किसके लिए बनाकर रखता है? माइनॉरिटीज़ के लिए। ठीक है, अब माइनॉरिटीज़ के पास किस तरीके के राइट्स हैं? वैसे हम इसको कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन में ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आप अगर इंटीग्रेट करके भी पढ़ते हैं तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, किस तरीके के राइट्स होंगे माइनॉरिटी के पास? वो अपने कल्चर को, अपने रिलीजन को, अपने लैंग्वेज को बचाने के लिए हर पॉसिबल एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, मतलब वो अपने आने वाली जो जनरेशन है उनको अपनी लैंग्वेज में पढ़ाएं, एजुकेशन चाहें तो अपनी लैंग्वेज में प्रोवाइड करें। राइट, घर में जिस लैंग्वेज में बात करना चाहते हैं कर सकते हैं। बाहर भी वो अगर पब्लिकली अपनी लैंग्वेज, अपने कल्चर को प्रैक्टिस कर रहे हैं देन ऑल्सो इट इज़ अलाउड। ठीक है, वो चाहें तो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोल सकते हैं, लोगों को उसके अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दे सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसा रिलीजियस फंक्शन जो है जो उनके रिलीजन को, कल्चर को या लैंग्वेज को डिवोटेड है, ठीक है, तो वो भी वो सेलिब्रेट कर सकते हैं। फाइन, कोई भी मेजॉरिटी स्पीकिंग एरिया है या कोई भी मेजॉरिटी पॉपुलेशन माइनॉरिटी पॉपुलेशन को अगर मार्जिनलाइज करने की कोशिश करती है तो उसके अगेंस्ट केस कर सकते हैं। ठीक है, लीगल एक्शंस ले सकते हैं मेजॉरिटी के अगेंस्ट। तो ये सारे तरीके से क्या हो रहा है? गवर्नमेंट जो है, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, वो माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है ताकि उनके साथ क्या ना हो? मार्जिनलाइजेशन। ठीक है, अब ये तो आज हम राइट्स प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जब तक हमने उनको फंडामेंटल राइट्स नहीं दिए थे, ठीक है, या इंडिपेंडेंस से पहले जब ब्रिटिश रूल हमारे यहाँ चल रहा था, तब जो उनके साथ मार्जिनलाइजेशन हो गया था उसके कारण हमको उनको क्या प्रोवाइड कराना पड़ा? रिजर्वेशन। हालांकि एससी और एसटी जो थे ये इंडिपेंडेंस के बाद भी बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। राइट, और तब फिर इनको इवन रिजर्वेशन के बाद भी इनको इक्वल पेस पे लाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है। ठीक है, एससी क्या है? शेड्यूल्ड कास्ट। और एसटी क्या है? शेड्यूल्ड ट्राइब। अब ये शेड्यूल्ड क्या है? देखो, ट्राइब मतलब बहुत ही प्रिमिटिव लोग जिनकी बात हम कर रहे हैं, है ना, जो बेसिकली कहाँ पर रह रहे? एक्सक्लूडेड रह रहे, जंगलों में रह रहे थे। ठीक है, ऐसी ट्राइब्स जिनका नाम कॉन्स्टिट्यूशन के एक शेड्यूल में, शेड्यूल मतलब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है जिसके पीछे कुछ लिस्ट बनी हुई है। कितनी लिस्ट है टोटल? 12। राइट, उन 12 में से एक लिस्ट बनाई है हमने एससी की और एक लिस्ट बनाई है एसटी की। तो जिन भी कास्ट का, पूरी ओवरऑल इंडिया में जितनी भी कास्ट है, उनमें से जिन कास्ट का नाम आपने शेड्यूल में लिख दिया है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, उन सारी कास्ट को आप शेड्यूल्ड कास्ट बोलते हैं। राइट, और ऐसी ट्राइब्स जिनका नाम कॉन्स्टिट्यूशन के एक शेड्यूल में लिख दिया गया है उनको शेड्यूल्ड ट्राइब्स बोला जाता है। फाइन, क्यों कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों हमने लिखा और सारी का क्यों नहीं लिख दिया हमने? सारी ट्राइब्स और सारी कास्ट का क्यों नहीं लिखा? क्योंकि जो सबसे ज़्यादा मार्जिनलाइज्ड थी हमने उनका नाम कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया, और कॉन्स्टिट्यूशन उन ट्राइब्स को और उन कास्ट को कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस देकर रखता है। क्यों? जितना भी मार्जिनलाइजेशन उनके साथ पास्ट में हुआ है उसको कंपनसेट करने के लिए। राइट, तो यहाँ पर एससी और एसटी का कंसेप्ट इसलिए आता है, और ये शेड्यूल्ड क्या है ये मैंने आपको बताया। ठीक, चलो अब आपके एनसीईआरटी में एक माइनॉरिटी का एग्जाम्पल दिया गया है, मुस्लिम्स। ठीक है, मतलब मुस्लिम्स एज द माइनॉरिटी कम्युनिटी। वहाँ पर क्या बताया गया है कि
इंडिया में आफ्टर पार्टीशन की जब बात करी जाती है तो माइनॉरिटीज़ में मुस्लिम्स का नाम आता है, ठीक है, कि मतलब मुस्लिम्स जो हैं वो बाकी कम्युनिटीज़ से संख्या में कम हैं, ठीक है। हमारे पास इंडिया में 6 माइनॉरिटी रिलीजन्स हैं, ठीक है, जिनका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एक नाम उसमें से मुस्लिम्स है, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ने मान्यता दी है कि हाँ, ये जो पर्टिकुलर रिलीजन है, मुस्लिम्स का जो एक रिलीजन है, इस्लाम जो रिलीजन है, ये हमारी कंट्री में एक माइनॉरिटी रिलीजन है। अब माइनॉरिटी रिलीजन है तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको बहुत सारे राइट्स देकर रखे, ठीक है, कि वो अपनी लैंग्वेज अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, पब्लिकली जो उनके त्यौहार हैं वो मना सकते हैं, मदरसा खोल सकते हैं, दूसरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोल सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ खोल सकते हैं, राइट। जितना चाहे वो अपने रिलीजन को प्रोपगेट कर सकते हैं, दूसरों को बता सकते हैं ना, न्यूज़पेपर्स छाप सकते हैं, मैगजीन्स छाप सकते हैं, बुक लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, अपने कल्चर को, अपने रिलीजन को बचाने के लिए, ठीक है। और दूसरे रिलीजन्स पर भी जो मेजॉरिटीज़ हैं उन पर भी कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं कि भाई आप किसी दूसरे रिलीजन, चाहे वो मेजॉरिटी का हो या माइनॉरिटी का हो, उस पर आप क्वेश्चन नहीं रेज कर सकते। वाई? बिकॉज इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री, ठीक है। अब एनसीईआरटी में कुछ डेटा दिया गया है, कुछ परसेंटेज दिए गए हैं कि उनकी पॉपुलेशन जितनी थी उससे तो इंक्रीज होती है आज की डेट में इंडिया में, लेकिन बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुई, ठीक है। तो आज की डेट में भी आप उसको कहीं ना कहीं माइनॉरिटी का स्टेटस उसके पास हमेशा है, ठीक है, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि कई एरियाज़ में मुस्लिम्स के साथ मार्जिनलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, जिसके कारण वो पर्टिकुलर कम्युनिटी डेवलप नहीं कर पा रही है। इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। एक तो सबसे पहले आप ये देख रहे हैं कि भाई वो माइनॉरिटी है, ठीक है। दूसरा, उनके खुद के रिलीजन में कुछ कुछ क्या है रेस्ट्रिक्शंस हम देखते हैं, ठीक है। इवन अगर आप इंडियन सोसाइटी में देखना चाहते हैं तो आपकी बुक में ऐसा लिखा हुआ है कि बहुत सारी मुस्लिम गर्ल्स जो हैं उनका लिटरेसी रेट अभी भी काफ़ी कम है, ठीक है, मतलब उनको स्कूल नहीं भेजा जा रहा पढ़ने के लिए, ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह नहीं भेजा जा रहा है सेफ्टी इश्यूज़ के कारण या जो कुछ भी रीजंस हैं, राइट। स्टिल मुस्लिम कम्युनिटी क्या रह रही है, एक मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी रह रही है, ठीक है। इसके अलावा भी जो आपके 5 और रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं वो भी मार्जिनलाइज्ड हैं। फिर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी की अगर हम बात करते हैं, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी एरिया वाइज ज़्यादा इफेक्टिवली देखने को मिलती है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं बंगाल में अगर मैं बोलूँ कि तमिल बोलने वाले कुछ लोग रहते हैं तो कम लोग रहेंगे ना तमिल बोलने वाले, बंगाली बोलने वाले ज़्यादा रहेंगे। तो पर्टिकुलरली इन द स्टेट ऑफ बंगाल वहाँ पर बंगाली बोलने वाले लोग मेजॉरिटी में रहेंगे और तमिल या दूसरी कोई लैंग्वेज बोलने वाले लोग माइनॉरिटी में रहेंगे। लेकिन अगर मैं इसको सीधा उल्टा कर दूँ, ठीक है, अगर मैं तमिलनाडु की बात करती हूँ तो वहाँ पर जो बंगाली बोलने वाले लोग हैं वो माइनॉरिटी हो जाएंगे और तमिल बोलने वाले लोग मेजॉरिटी हो जाएंगे, ठीक है। तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी जो है वो रिलीजियस माइनॉरिटी से थोड़ा सा डिफरेंट होती है और पूरे स्टेट के लिए आप लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी डिक्लेयर नहीं कर सकते, वो एरिया वाइज या स्टेट वाइज ज़्यादा इफेक्टिवली डिक्लेयर कर सकते हैं। फाइन, तो यहाँ पर आई होप आपको मार्जिनलाइजेशन समझ में आया होगा। आदिवासी के बारे में हमने जो चीज़ें डिस्कस की, जो हिस्ट्री से हमने रिलेट किया, जो लिंक किया, वो समझ आया होगा। स्टीरियोटाइपिंग वॉज अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक, राइट। और ये वाला टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है। ये वाला टॉपिक क्यों इम्पॉर्टेंट है? आदिवासीज एंड डेवलपमेंट। अगर ये आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है ना तो ये एक डिस्क्रिप्टिव बेसिस पर पूछा जाएगा, राइट। इसमें से फैक्ट नहीं पूछे जाएंगे, इसमें से पूछा जाएगा कि भाई आप बताएं कि आदिवासीज का डेवलपमेंट के साथ एक किस तरीके का पैर बन रहा था, ठीक है, मतलब किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा था और आदिवासी उससे अफेक्ट हो रहे थे, ठीक है। मतलब अगर मान लो इस तरीके से डेवलपमेंट नहीं होता, फॉरेस्ट उनसे छीने नहीं जाते, तो आदिवासी जो थे हो सकता है कि वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी में नहीं आते, लेकिन आ भी गए तो उनके साथ कुछ अच्छा तो नहीं हुआ है ना। मोस्ट ऑफ द जगह उनके साथ मार्जिनलाइजेशन हुआ है। फाइन, तो आज के लेक्चर को हम यहीं रोकेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन से डील करेंगे, ठीक है। वहाँ पर हम कुछ लॉस के बारे में पढ़ेंगे और लीगल एक्शंस के बारे में हम वहाँ पर ज़्यादा ध्यान देंगे। तो आई वुड रिकमेंड कि अगर आप नेक्स्ट लेक्चर देख रहे हैं तो इसको तो आपको रीड करना ही पड़ेगा क्योंकि ये चैप्टर हमारा हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर को, ये लेक्चर देखने से पहले एक बार रीड करके आओ और फिर जो लेक्चर मैं बनाऊँगी वो देखने के बाद एक बार और रीड कर लेना, क्योंकि जहाँ पर भी लीगल टर्म्स की बात आती है वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें दिमाग में रखनी पड़ेंगी, वो इस तरीके से हम शॉर्ट में नहीं कर सकते। फाइन,
So I hope this much is clear to you, and if you have any doubt regarding today's lecture, do ask me in the comment section, and don't forget to like, comment, share and subscribe. Thank you.